नमस्कार। विचारक आइस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एक नई प्लेलिस्ट शुरू हो। देखिए, हर PT 365 का एक अलग अलग प्लेलिस्ट होगा। जैसे कि राज्य व्यवस्था का अपना एक अलग प्लेलिस्ट हो, तो अर्थव्यवस्था का भी अपना एक अलग प्लेलिस्ट। अब सवाल ये है कि सर ये पीटी क्या है। पीटी मतलब प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है, ठीक है ना, यूपीएससी की एग्ज़ाम जिसको आप आईएएस बनते हैं। 365 मतलब 3 साल भर का, मतलब ऐसा मान करके PT 365 बनाया गया। सर ये बताइए, अर्थव्यवस्था फिर क्या होता है। अर्थ जिसकी व्यवस्था कर दी है, अर्थ मतलब क्या सर। सर मुझे इसका अर्थ बताइए। अच्छा, अर्थ का अर्थ बताएं। याद रखिएगा, अर्थव्यवस्था वित्त से संबंधित है, पैसे से संबंधित है। आप इसकी व्यवस्था करते हैं, यही जो है आपको पूरा पूरा डिस्कस नहीं चलेगा। देखिए बनाने वाले कितना अच्छा बनाया है। क्या बनाया है, ये रुपये दिखा, रुपये का सिंबल दे करके ना, आराम से मजे से चलेगा, इंजॉय कर पढ़िएगा। क्योंकि अब तक खैर क्या अपने अपने बारे में बखान करें। विजन आईएएस, ठीक है। शुरू करते हैं लेक्चर को। देखिए ये आपका जो है इंडेक्स है, पूरा डिटेल में चलेगा, शॉर्टकट रिवीजन में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। इसमें पहला चैप्टर क्या है, पहला चैप्टर है आपका बैंकिंग और मौद्रिक नीति, बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। आराम से सुनते रहिएगा। सर मज़ा नहीं है, क्या करेंगे, मज़ा नहीं आएगा ना, डीजे लेके बैठिएगा। बीच बीच में डिस्को डांस करते रहिएगा, मज़ा आना चाहिए पढ़ाई में। एक देखिए क्या है, इन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था का एक संक्षिप्त अवलोकन दिया हुआ है। ब्रीफ ग्लैंस एट इंडियन इकोनॉमी। क्या है इसमें, जरा देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का अवलोकन, अवलोकन मतलब क्या था, देखना है ना। ये क्या है, अर्थव्यवस्था का आकार। सिंपल सी बात है, थोड़ी बेसिक लाइन आपको पता होनी चाहिए। क्या है पता, भारत नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से, कौन नॉमिनल, याद रखिएगा नॉमिनल बात हो रही है। नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। रट लीजिए, नहीं समझा नहीं याद आएगा, मत याद आए। तथा क्रय शक्ति क्षमता पीपीपी के हिसाब से चीन और यूएसए के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। तीसरी अर्थव्यवस्था कब है और 5वीं अर्थव्यवस्था कब है, पहले ये ध्यान रखिएगा जब बात आएगी नॉमिनल जीडीपी। अब इतना भी तो पता होना चाहिए ना, नहीं पता तो बीच बीच में चर्चा होता जाएगा, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी और दूसरा क्या है, क्रय शक्ति पीपीपी। दो लाइन एकदम रट लीजिए। भारत की स्थिति क्या है अर्थव्यवस्था में। उसके बाद कहता है कर संग्रह। 2023-24 में कुल कर राजस्व में प्रत्यक्ष करों का जो डायरेक्ट आपका जो कर होता है, टैक्स होता है, उसका हिस्सा कितना था, 56.72%। 56.72% था, जिसमें व्यक्तिगत आयकर का योगदान सबसे अधिक था, व्यक्तिगत पर्सनल, याद रखिएगा। और उसके बाद कारपोरेट या निगम कर का योगदान था। ठीक है बात, ये बेसिक बेसिक आपको डीप पे चलेंगे, टेंशन मतलब अभी अवलोकन कर रहे हैं। उसके बाद एक आता है इंफ्रास्ट्रक्चर और संरचना। इसमें क्या है, भारत में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। देख रहे ना, भारत में एशिया का दूसरा, विश्व की बात नहीं हो रही, एशिया की बात हो रही है। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है और सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। रेल नेटवर्क सबसे बड़ा है, रेल नेटवर्क और सड़क नेटवर्क, ये भी आप जो है थोड़ा सा ध्यान रख जाइएगा। उसके बाद देखिए ये क्या है, ये कुछ डाटा दिए गए हैं। ये मतलब कि भारत की संरचनात्मक परिवर्तन है ना। एक देखिए आपका रोजगार में संरचनात्मक परिवर्तन, एक है उत्पादन में संरचनात्मक परिवर्तन। तो आप इसको देख ही रहे होंगे कि आपका कृषि है, ये आपका उद्योग है, ये आपका सेवाएं हैं। यहाँ पर देख कृषि उद्योग सेवाएं, बस अंतर यह, यहाँ प्रोडक्शन की बात हो रही है, यहाँ पर रोजगार बात हो रही है ना। देख लिए होंगे तक। ये सब क्या है ना, ये सब जब आप पेपर तुक्का मारेंगे तो काम आता है कि अच्छा ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं, तो इस तरह सोचता आदमी, तो वहाँ पर सही गलत करता है ना। उसके बाद कहता है भारत का बाह्य या विदेशी ऋण, मार्च 2024। भारत का बाह्य या विदेशी ऋण, इसमें क्या है, भारत का विदेशी ऋण 663.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जिसमें से दीर्घावधि ऋण 541.2 बिलियन डॉलर है। बस वैसे सिंपल ही देखिएगा। भारत का विदेशी ऋण जीडीपी अनुपात 2023 में 19% था, जो घटकर कितना हो गया 18.7%। ठीक बात है, घटक इसमें अमेरिकी डॉलर 53.8% हिस्सा सबसे बड़ा घटक बना हुआ है। याद रखिए कौन, अमेरिकी डॉलर, ध्यान रखिएगा। इसके बाद भारतीय रुपया, यान, येन और एसडीआर आदि का स्थान है। ये जानते होंगे आप। सर हमको कुछ नहीं पता है, हम लापता खुद ही हो गए। अब पेपर आ रहा है और टेंशन में जा रहे हैं, टेंशन में जा रहे हैं ना, बस आराम से जाइएगा। शुरू करते हैं पहला टॉपिक, बैंकिंग और मौद्रिक नीति। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। ठीक है, न्यूज में क्यों था, आराम से सुनते रहिए।
आरबीआई ने भारत की मौद्रिक नीति संचरण का अध्ययन किया। किसने किया? आरबीआई ने। यह ताकि यह समझा जा सके मौद्रिक नीति में बदलाव अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करते हैं। किसमें? मौद्रिक नीति। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी में आपको भर भर के मिलेगा। मतलब अगर ये इकोनॉमी में आप जाएंगे तो जरूर आपको मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ मिलेगा। अब सवाल ये है कि सर मौद्रिक नीति है क्या? पहले ये बताइए कि मौद्रिक नीति है क्या, और मौद्रिक नीति क्या है। अब सुनिएगा कहानी। मौद्रिक नीति किसी देश के केंद्रीय बैंक, हर देश का अपना एक केंद्रीय बैंक होता है। तो कह रहे हैं कि किसी देश के, कोई भी देश हो, उसका केंद्रीय बैंक के पास उपलब्ध कार्रवाइयों का एक समूह है। क्या है? कार्रवाइयों का एक समूह है। क्या है? मौद्रिक नीति, केंद्रीय बैंक। ध्यान रखिए, इस नीति के जरिए भारत में आरबीआई जैसे केंद्रीय बैंक, भारत में कौन है केंद्रीय बैंक? आरबीआई। इस नीति के जरिए भारत में आरबीआई जैसे केंद्रीय बैंक मुद्रा आपूर्ति को समायोजित करके सतत आर्थिक वृद्धि और मूल्य स्थिरता बनाए रखने का प्रयास करता है। क्या करता है? सतत आर्थिक वृद्धि और मूल्य स्थिरता। दो शब्द ध्यान रखिए, दो पॉइंट। एक सतत आर्थिक वृद्धि है, एक क्या है? मूल्य स्थिरता है। सर हमसे क्या फर्क पड़ता है कि मूल्य स्थिरता रहे कि न रहे? आपको नहीं फर्क पड़ता ना, देश को फर्क पड़ता है, इसीलिए आरबीआई बैठा हुआ है। ठीक है, अब आता है मौद्रिक नीति संचरण। ये क्या है? मौद्रिक नीति संचरण। अब समझिएगा आराम से, एक एक शब्दों को समझिए। इकोनॉमी में टर्म्स बहुत महत्वपूर्ण है। इकोनॉमी का मतलब यूपीएससी पूरे सिलेबस में ही शब्दों का बहुत बड़ा खेल होता है। अब कह रहे हैं मौद्रिक नीति में पता चर्चा हुई। अब मौद्रिक नीति संचरण क्या होता है? यह वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से मौद्रिक नीति के निर्णय, अब तक मौद्रिक नीति की बात हुई, अब मौद्रिक नीति के निर्णय की बात हो रही है। यानी आरबीआई की मौद्रिक समिति द्वारा नीतिगत दरों में परिवर्तन, आर्थिक चरों, मतलब जो चीज चेंज हो सकता है, वेरिएबल है ना, आर्थिक चरों, मूल्य स्तर, मूल्य के क्या स्तर है, और समग्र अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालते हैं। अच्छा, आपको लगता होगा क्या सर हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, हम इतने गए गुजरे हैं, हम बहुत टाइम लग जाएगा। भाई साहब क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा। समझ के जाओगे ना, आपको लगेगा आता है सब, पढ़े हुए खूब, लेकिन जब पढ़ोगे क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन रहेगा कि कंफ्यूज हो जाओगे, सब शब्द ही नहीं समझ में आएगा। इसके लिए स्टडी करनी पड़ती है किताबों की। ठीक है, चलिए, इसके जरिए मौद्रिक नीति के निर्णयों के बाजार और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण किया जाता है, जो भविष्य में नीतिगत निर्णय लेने में सहायता करता है। जो क्या करता है? जो भविष्य में नीतिगत निर्णय लेने में सहायता करना। ठीक है, ये कुछ पॉइंट थे, आगे देखते हैं क्या है। आराम से सुनते रहिएगा। अब क्या आता है? जो मौद्रिक नीति है, एक तो हो गया मौद्रिक नीति के बारे में, उसके बाद मौद्रिक संचरण के बारे में। अब आता है मौद्रिक नीति की वैधानिक स्थिति क्या है भाई? मौद्रिक नीति की कुछ वैधानिक स्थिति भी तो है, बस कहीं से भी लेके चले आए। सर हम भी मौद्रिक नीति बना दे क्या? हम सोच रहे हैं घर में अपने बना देते हैं मौद्रिक नीति, और हम अपने हिसाब से चलाएंगे, देश उसी हिसाब से बदल जाएगा। अच्छा, ठीक बात है फिर। ऐसा सोचे फिर तो भाई मजे है फिर। अरे आरबीआई अधिनियम 1934 याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, अगर नाम समझ में आया जाके गूगल पे पढ़ लीजिएगा। आरबीआई अधिनियम 1934, बहुत यहाँ पे बहुत तोड़ मरोड़ होते हैं। आरबीआई अधिनियम 1934 में वर्ष 2016 में संशोधन कर, किसमें? वर्ष 2016 में संशोधन कर आरबीआई की मौद्रिक नीति को वैधानिक आधार प्रदान किया गया था। कब? 2016 में। कब किया था? 2016 में। ध्यान रखिएगा। भारत में मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क केंद्र सरकार, पॉइंट, केंद्र सरकार, राष्ट्रपति नहीं, केंद्र सरकार आरबीआई के परामर्श से, न तो वित्त मंत्रालय है न तो राष्ट्रपति है, कौन है? केंद्र सरकार आरबीआई के परामर्श से हर 5 साल पर, कितने? 5 साल पर, सर 6 साल कर देता, गलत हो जाए क्वेश्चन। सर हमको क्वेश्चन नहीं बताइए 5 साल क्यों है, तो इस मतलब मत सोचिए। पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करती है। कौन करती है? केंद्र सरकार। ये सब पता नहीं कौन करता है, क्या करता है, क्यों करता है, सब धीरे धीरे समझ जाएगा आपको, बस आराम से सुनते रहिए। ठीक है, चलिए। अब क्या है कि लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्य, ये क्या है? वर्तमान फ्रेमवर्क के अनुसार, जो वर्तमान में फ्रेमवर्क है, आरबीआई को मार्च 2026 तक मुद्रास्फीति को 4% के आसपास नियंत्रित रखना है। किसको? आरबीआई को। मुद्रास्फीति कितना रखना है? 4% रखना है। सर मुद्रास्फीति होगी तो हम तो पैसा ज़्यादा खर्च कर देंगे। कहाँ से खर्च कर देंगे? है ही नहीं पैसा। अगर खर्च कर दिए, महंगा वैसी तो कम सामान मिल रहा है। पढ़े तो होंगे भाई ना मुद्रास्फीति कुछ तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आरबीआई को मार्च 2026 तक मुद्रास्फीति को कितना? 4% के आसपास नियंत्रण रखना है। इसमें 2% कम या अधिक की अधिकतम अनुमति है, मतलब कि 4 ± 2
इसका अर्थ है कि मुद्रास्फीति को 2% से 6% के बीच नियंत्रित रखना होगा, मुद्रास्फीति को। बात क्लियर है? मैंने बताया ना, 4 में से 2 निकाल दो 2 बच जाएगा, और 4 में 2 जोड़ दो 6 हो जाएगा। समझ आएगा? 2 और 6 प्लस माइनस, ये तो बात रही कुछ कहानियों की। अब थोड़ा सा बात करते हैं मौद्रिक नीति के उपकरण। अब मौद्रिक नीति के उपकरण में क्या क्या है? देखिए, इकोनॉमी पढ़ाने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्यों? क्योंकि इसमें समझाना भी पड़ता है। सर समझाना आप उसे पढ़ सुना दीजिए जल्दी जल्दी। हाँ ठीक बात है। फिर अपनी अपनी इच्छाओं से लोग पढ़ने लगते हैं, समस्या बस इतनी ही है और कुछ नहीं है। लेकिन हमारी आदत है कि हम पढ़ाएंगे वैसे जैसे मैं पढ़ाता हूँ, है ना। मौसम खराब है, जुकाम सर्दी सब चल रहा है। अब बात करते हैं मात्रात्मक उपकरण। इसमें क्या है? क्वांटिटेटिव टूल्स। ध्यान से समझिएगा, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस होगा। यहाँ से क्वेश्चन आया भी है, जो लोग PYQ देखे होंगे पता होगा। ये मौद्रिक नीति के सामान्य उपकरण के रूप में जाने जाते हैं, मात्रात्मक वाले। उस पर क्या है? ये उपकरण प्रकृति में अप्रत्यक्ष होते हैं, प्रत्यक्ष नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा, अप्रत्यक्ष होते हैं, और अर्थव्यवस्था में ऋण की मात्रा को प्रभावित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। अर्थव्यवस्था में ऋण की मात्रा को प्रभावित करने के लिए, इसकी मात्रा को, ऋण की बात हो रही है। अब ऋण तो पता ही होगा ना आपको। उदाहरण की बात करिए, देखिए OMO, जिसने भी PYQ देखा होगा उसे पता होगा OMO कितना इंपॉर्टेंट है। ओपन मार्केट ऑपरेशन या खुला बाजार परिचालन, सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री। OMO क्या होता है? OMO वैसे समझिए, वैसे ही, CMO नहीं OMO है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्या है इसमें? सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री है। क्लियर बात? OMO हो गया एक हो गया बैंक दर, एक है नगद आरक्षित अनुपात CRR, बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। एक है वैधानिक तरलता अनुपात SLR, एक है सीमांत अस्थायी सुविधा, और एक है तरलता समायोजन सुविधा, रेपो और रिवर्स रेपो। तरलता समायोजन सुविधा में है रेपो और रिवर्स रेपो आदि। डिस्कस होगा, टेंशन मत लीजिए, अभी बस इतना जानिए कहाँ क्या पढ़ रहे हैं मैटर करता है। जब भी आपको मात्रात्मक उपकरण की बात आए तो मात्रात्मक उपकरण में ये सब याद रखिएगा। OMO और कौन है? बैंक दर। सर मात्रात्मक, बिल्कुल मात्रात्मक है। उसके बाद कौन है? CRR बिल्कुल, SLR बिल्कुल, सीमांत अस्थायी सुविधा ये भी याद रखिएगा। तरलता समायोजन अनुपात में क्या क्या है? रेपो और रिवर्स रेपो, ये सब क्या है? मात्रात्मक उपकरण है, ध्यान रखिएगा। क्लियर होगी बात? अब चलते हैं गुणात्मक उपकरण में। इसमें क्या है? क्वालिटेटिव टूल्स। इसमें क्या क्या है? आराम से सुनिएगा। ये RBI की मौद्रिक नीति के चयनात्मक उपकरण हैं। चयन समझ रहे हैं ना, सिलेक्शन वाला चयनात्मक उपकरण है, ठीक है ना। ये कौन सा उपकरण है? चयनात्मक। और ये मात्रात्मक उपकरण कौन से थे? सामान्य उपकरण थे, ठीक है ना। दोनों मंत्र समझिएगा। ये उपाय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऋण के वितरण और दिशा को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। ऋण के वितरण एक चीज हो गया, और दूसरा क्या हो गया? दिशा को नियंत्रित करना। दोनों चीज ध्यान रखिएगा। और यहां पर क्या था? यहां पर देखिए ऋण की मात्रा को प्रभावित करने की बात हुई थी केवल मात्रात्मक में, और गुणात्मक में क्या है? ऋण का वितरण की बात हो रही है और दिशा को नियंत्रित करना है, दोनों चीज। अब क्या आता है कि उदाहरण के लिए, अब उदाहरण बात कर लीजिए, ऋण की राशनिंग, उपभोग उद्देश्यों के लिए ऋण का विनियमन, ठीक है, मार्जिन आवश्यकताओं में बदलाव, नैतिक दबाव और प्रत्यक्ष कार्रवाई। टेंशन मत लीजिए, सब डिस्कस होगा आगे, धीरे धीरे बीच में आता रहेगा। अभी बस क्या है, पहले क्वेश्चन का आंसर निकाल लीजिए कि कौन सी चीज़ें गुणात्मक में है, कौन सी चीज़ें मात्रात्मक में है, ठीक है। उम्मीद है कि इतनी बातें समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, आरबीआई की स्टरलाइजेशन नीति के तहत, अब आरबीआई की स्टरलाइजेशन नीति क्या है? कभी कोई सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है कि स्टरलाइजेशन नीति के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, तो स्टरलाइजेशन नीति के बारे में पता होना चाहिए। देखिए क्या है, आरबीआई की स्टरलाइजेशन नीति के तहत मुद्रास्फीति और मुद्रा के मूल्य में उतार चढ़ाव को, मुद्रास्फीति एक है और क्या है, मुद्रा के मूल्य में उतार चढ़ाव को स्थिर करने के लिए, भाई पैसा है, पैसे के मूल्य में उतार चढ़ाव होता है ना, उसकी बात हो रही है। एक तो मुद्रास्फीति की बात हो गई कि वैल्यू गिर ही गई, एक होता है कि मुद्रा में जो है उतार चढ़ाव को स्थिर करने के लिए अर्थव्यवस्था में क्या है, अतिरिक्त तरलता का प्रबंधन किया जाता है। तरलता, लिक्विडिटी, ठीक है। इसके लिए आरबीआई खुला बाजार परिचालन, ओएमओ अभी चर्चा हुआ था। उसके बाद क्या है इसमें,
अभी प्रतिभूतियों के खरीद बिक्री चर्चा हुआ था इस पर। उसके बाद CRR को बढ़ाना या घटाना, मतलब CRR को जरूरत पर बढ़ाया जाएगा, नहीं तो या पर जरूरत पड़े घटाया जाएगा, दोनों चीज़ें। बाजार स्थिरीकरण योजना जैसे साधनों का उपयोग करता है। ये कुछ पॉइंट वैसे ही सिंपल, सुनते रहिए, बता रहा हूँ मेरे में कौन सा टॉपिक ऐसे ही रट उठेगा, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। पता चला सब सोच रहे हैं कि सब पढ़ लें क्या सर। अब बात शुरू होती है मौद्रिक नीति के प्रकार। मौद्रिक नीति के प्रकार में क्या क्या है? एक है आपका एक्सपेंशनरी मौद्रिक नीति और दूसरा है संकुचनकारी कॉन्ट्रैक्शनरी मौद्रिक नीति। अब जरा जो है दोनों में अंतर देखते हैं, है ना। अब ये जो आपका विस्तारक मौद्रिक नीति है ये क्या है और संकुचनकारी क्या है, समझिए थोड़ा सा, क्योंकि जल्दबाजी में कोई फायदा नहीं मिलेगा। देखिए, केंद्रीय बैंक ब्याज दरें कम करता है। जब भी विस्तारक की बात आएगी तो ब्याज दरें क्या होंगी? कम होगा, ठीक है। इसके बाद बैंक भी ब्याज दरें कम करते हैं। सबसे पहले जब केंद्रीय बैंक ब्याज दरें कम करेंगी तो क्या होगा? बैंक भी ब्याज दरें कम करते हैं। इससे क्या होगा? इससे ऋण लेना क्या होगा? सस्ता हो जाएगा। मतलब केंद्रीय बैंक ब्याज दरें कम करेंगी तो उससे क्या होगा कि फिर बैंक भी ब्याज दर कम करेंगे। इससे क्या होगा कि ऋण लेना सस्ता हो जाएगा। कैसे? कि कम ब्याज दर के कारण, ठीक है ना, मतलब जब कम ब्याज दर होगा तो ऋण लेना क्या हो जाएगा? सस्ता हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, इससे कोई व्यक्ति या व्यवसायी अधिक राशि का ऋण ले सकता है। क्लियर बात? क्या कहा विस्तारक में कि केंद्रीय बैंक क्या करेगी? केंद्रीय बैंक आपका जो है ब्याज दर कम करती है। उससे क्या होता है? बैंक भी ब्याज दर कम करते हैं। इससे क्या होगा? इससे ऋण लेना सस्ता हो जाएगा। क्यों सस्ता हो जाएगा? क्योंकि कम ब्याज दर के कारण, है ना, कम ब्याज दर के कारण ऋण लेना क्या हो जाएगा? सस्ता हो जाएगा। इससे कोई व्यक्ति या व्यवसायी क्या करता है? अधिक ऋण राशि ले सकता है। ठीक है, ये रहा विस्तारक में एक पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? इससे क्या होगा? इससे बाजार में तरलता बढ़ती है। क्यों? क्योंकि ऋण जो है ज़्यादा लेते हैं तो बाजार में क्या होता है? तरलता बढ़ती है। अब इससे क्या होगा? इससे मांग में वृद्धि होती है। और क्या होता है? जब मांग में वृद्धि होती है तो आर्थिक समृद्धि क्या होता है? बढ़ावा मिलता है। क्लियर बात? क्या कहा फिर से? इससे क्या होता है? बाजार में तरलता बढ़ती है। क्यों तरलता बढ़ती है? शुरुआत याद रखिएगा, केंद्रीय बैंक ब्याज दर कम करेगी। जब केंद्रीय बैंक ब्याज दर कम करेगी तो बैंक भी ब्याज दर कम करेगी। उससे क्या होगा? ऋण लेना सस्ता हो जाएगा। ऋण लेना सस्ता क्यों हो जाएगा? कम ब्याज दर के कारण। ठीक है, इससे क्या होगा कि व्यक्ति या व्यवसायी अधिक राशि का ऋण ले सकता है। और जब अधिक राशि का ऋण लेगा तो पैसा तो लेगा भाई अपने आप में, बैंक से पैसा उसको मिलेगा ढेर सारा। अब उससे क्या होगा? इससे बैंक में तरलता, लिक्विडिटी बढ़ती है। ठीक है, बैंक में जब बाजार में जब तरलता बढ़ेगी, इससे क्या होगा? इससे मांग में क्या हो जाएगी? वृद्धि होती है। और जब मांग में वृद्धि होती है तो फिर क्या होगा? आर्थिक समृद्धि क्या होता है? बढ़ावा मिलता है। ये है आपका विस्तारक मौद्रिक नीति। अब बात क्या आती है? अब बात आती है RBI क्या कार्रवाई करती है। ठीक है, इस पे देखिए RBI क्या कार्रवाई करती है। RBI खुला बाजार परिचालन OMOs के तहत बाजार से सरकारी प्रतिभूतियां खरीदता है। RBI क्या करता है? RBI खुला बाजार परिचालन के तहत, किसके तहत? खुला बाजार परिचालन के तहत क्या करता है? बाजार से सरकारी प्रतिभूतियां खरीदता है। जब वो सरकारी प्रतिभूतियां खरीदेगा तो पैसा देना होगा, और जब पैसा देगा तो क्या होगा? यहाँ पे जो है फिर लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ जाएगी, है ना। अब जब मार्केट में पैसा जाएगा तो लिक्विडिटी बढ़ जाएगी और फिर वही चीज़ शुरू हो जाएगी जो ऊपर मैंने आपको समझाया है। केंद्रीय बैंक, अब देखिए यहाँ पर फिर क्या करता है RBI, और क्या कर सकता है? विस्तारवादी में क्या कर सकता है? एक तो क्या करेगा? सरकारी प्रतिभूतियों खरीद लेगा तो इससे जो है मार्केट में पैसा जाएगा, एक चीज़ ये हो गया। एक तो ऊपर वाला क्रिया होगा, बैंक दर को कम कर दे, कि बैंक दर कम करेगा तो जो है बैंक दर कम कर देंगे, उसके बाद मतलब जो है ऋण सस्ता हो जाएगा, एक चीज़ ये हो गया। और ये कर सकता है केंद्रीय बैंक CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट को क्या करता है? कम करता है। सबको कम करता है, याद रखिएगा। क्या क्या? CRR क्या खिचड़ी बन गएगा इसी में समझिएगा। जो केंद्रीय बैंक होता है RBI आपका क्या करेगा? CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट क्या करता है? कम करता है। और जब इसको कम करेगा फिर वही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और मार्केट में पैसा जो है ज़्यादा पहुंच जाएगा, मतलब तरलता बढ़ जाएगी। कहने मतलब ये है। ठीक है, ये तो रहा कुछ जो है किसके बारे में? ये रहा आपके
विस्तारक मौद्रिक नीति। अब आता है संकुचनकारी कॉन्ट्रैक्शनरी मौद्रिक नीति। ये क्या है, इसको समझिएगा। अपोजिट ही होगा, क्योंकि अब संकुचित करना है, मतलब अब मार्केट से पैसा खींचना है ना। एक होता है मार्केट में पैसा डालना, जब मार्केट में पैसा डालेंगे तो उसको बोलते हैं विस्तारकारी। और एक होता है मार्केट से पैसा निकाल लेना, और जब मार्केट से पैसा निकालने की बात आएगी तो क्या होगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा संकुचनकारी। ठीक है, अब देखिए कैसे होता है। केंद्रीय बैंक क्या करेगा, केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ा देगा। जैसे ही केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ाएगा, आगे बैंक भी क्या करेंगे, उच्च ब्याज दर वसूलते हैं। भाई केंद्रीय बैंक ब्याज दर बढ़ाया है तो बैंक भी क्या करेंगे, ब्याज दर बढ़ा देंगे। अब क्या होगा, जिससे क्या होगा, ऋण देना क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। अब जब ऋण देना महंगा हो गया तो फिर क्या होगा, अधिक ब्याज दर के कारण, समझना कि ब्याज दर क्यों, ऋण देना क्यों महंगा हो जाएगा, क्योंकि ब्याज दर ज़्यादा हो जाएगा। समझना क्या लाइन, फिर से एक बार देखिए, आराम से सुनिए। पहले केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ाएगा, ठीक है। जैसे ही केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ाएगा तो आगे की बैंक भी क्या करेंगे, उच्च ब्याज दर वसूलते हैं, ठीक है। अब जब ये उच्च ब्याज दर वसूलने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण लेना महंगा हो जाएगा। क्यों ऋण लेना महंगा हो जाएगा, अधिक ब्याज दर के कारण। क्लियर बात। अब आगे देखिए क्या है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। इकोनॉमी ऐसे चलेगी, मज़ेदार चलेगी। तो देखिए इससे क्या होगा, तरलता, मुद्रा आपूर्ति, समग्र उपभोग स्तर, मुद्रास्फीति, निवेश, उत्पादन, कैपिटल स्टॉक आदि में क्या हो जाएगी, गिरावट दर्ज की जाती है। क्यों, क्योंकि मार्केट पैसा नहीं रहेगा। मार्केट पैसा नहीं रहेगा तो इन सब में क्या हो जाएगी, गिरावट दर्ज होने लगेगी। क्लियर। अब देखिए इससे क्या होगा, इससे व्यक्ति और व्यवसायी, व्यक्ति भी है और व्यवसायी कम ऋण लेते हैं। भाई जब ब्याज दर ज़्यादा है तो कम ऋण लेंगे, सिंपल सी बात है। और जब कम ऋण लेंगे, साथ ही क्या हो जाएगी, बेरोजगारी दर में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि भाई रोजगार कम हो जाएगा। ऋण कोई लेगा, व्यवसायी जब ऋण लेगा तो रोजगार शुरू करेगा ना। अब जब ऋण ले ही नहीं रहा तो रोजगार कहाँ शुरू होगा, और रोजगार नहीं शुरू होगा तो लोग रोजगार मिलेगा नहीं तो क्या हो जाएगी, बेरोजगारी आ जाएगी। ठीक है, ये तो रहा कुछ बातें। अब देखिए आरबीआई क्या कार्रवाई करेगी, है ना। अब देखिए आरबीआई फिर क्या कार्रवाई कर सकती है, और देखिए आरबीआई क्या करेगी, खुला बाजार परिचालन के तहत बाजार में सरकारी प्रतिभूतियां बेचता है। देखिए एक समझिएगा पहले, आरबीआई, एक आपको पॉइंट समझाता हूं, ध्यान समझिएगा। एक तरफ है आरबीआई, बात ठीक है। आरबीआई क्या करेगा, मार्केट में प्रतिभूतियां बेचेगा, मान लीजिए सिक्योरिटी अगर मान लीजिए बेचता है, अगर आरबीआई सिक्योरिटी बेचेगा तो इसका मतलब इसको पैसा मिलेगा, और अगर सिक्योरिटी खरीदेगा इसका मतलब पैसा देगा। इतनी बात समझ में आ रही ना, कि आरबीआई अगर सिक्योरिटी को बेचेगा तो उसको पैसा मिले। भाई कोई भी है, अभी मान लीजिए आप ही हैं, कोई चीज़ बेचने जाएंगे आपको पैसा मिलेगा ना, ऐसा तो लगे बेचेंगे भी पैसे भी आप ही देंगे, दोनों तो हम थोड़े करेंगे, सिंपल सी बात है। तो उसी तरीके से जब आरबीआई खुला बाजार परिचालन के तहत क्या करेगा, बाजार जब सरकारी प्रतिभूतियों को बेचेगा उसको पैसा मिलेगा ना। अब पैसा मिलेगा मतलब पैसा कहाँ जा रहा है, मार्केट से आरबीआई के पास जा रहा है पैसा, है ना। मतलब क्या है, संकुचनकारी मैंने आपको बताया कि बाजार से पैसा आरबीआई के पास चला जाए, और जो विस्तारक वाला होता है, विस्तारण वाला, इसमें क्या होता है कि आरबीआई जो है पैसा मार्केट में डालती है ना, प्रतिभूति बेच देगी, जिससे प्रतिभूति का माल बेचते पैसा वापस चला जाएगा। लेकिन अगर प्रतिभूति खरीद लेगी तो क्या हो जाएगा कि पैसा जो है मार्केट में जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गया। तो इसीलिए जो है अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, संकुचनकारी हो जाएगा। अब देखिए केंद्रीय बैंक सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट में क्या करता है, वृद्धि कर देता है। ठीक है, सबका माध्यम, बस सब कुछ करने का केवल कारण एक ही है कि मार्केट से पैसा चला जाए आरबीआई के पास। ठीक है, संकुचनकारी में। और जो विस्तारक होता है विस्तारकारी में, उसमें क्या होता है, सब कुछ करने का कारण उसके लिए एक ही होता है कि जो है पैसा मार्केट में जाए, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो ये रहा कुछ जो है पॉइंट। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। मज़ा नहीं आ रहा सर, सर कुछ मज़ा आ रहा है, गाना सुना दीजिए सर एक ये सब करना है। चलिए अब देखिए क्या है कि मौद्रिक नीति समिति, यही एक तो अच्छे से पढ़ाने मतलब समझने का टाइम लग जाता है और कुछ नहीं होता है। और जब टाइम लग जाता है फिर दिक्कत होती है, लोग कोई बड़ा लेक्चर पढ़ना कठिन हो जाता है फिर। देखिए मौद्रिक नीति समिति एमपीसी ये क्या है, समझिए ध्यान से। केंद्र सरकार को, किसको, केंद्र सरकार, पहले ध्यान रखिए केंद्र सरकार। देखिए दो तीन चीज ध्यान रखिएगा, एक होता है केंद्र सरकार, जैसे एक होता है केंद्र सरकार, ठीक। उसके बाद क्या आता है, एक आरबीआई आता है, और उसके इस पैरेलल कौन रहते हैं, बैंक रहते हैं, सब ढेर सारे, है ना, बैंक रहते हैं। और ये सब किस पे, अभी आरबीआई किस पे ध्यान रखता है, बैंक पे, और बैंक किस पे ध्यान रखते हैं, ये रखते हैं लोगों पे।
है ना। ऐसे 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 बना के रखिएगा, लोगों पर ध्यान रखेंगे और अदर इंस्टीट्यूशन ध्यान रखेंगे, तब आपको समझ में आएगा। और सेंट्रल बैंक को कुछ कहना होगा, ये अगर केंद्र सरकार को कुछ कहना होगा, केंद्र सरकार थोड़ा चलाएगी तुरंत करने के लिए, वो आरबीआई कहे करने के लिए, करो तुम करो तुम करो तुम करो कुछ, तब आरबीआई खटाखट खटाखट, इसका काम ही यही है। सरकार ने कुछ कहा है, हमको जो उस हिसाब से सिस्टम बनाना है ना। तो धीरे समझ में आ जाएगा सिस्टम, आपको धीरे समझ में आ जाएगा इकोनॉमी वाला। बस सुनते रहिए। अब जैसे बात हो रही है एमपीसी, ये क्या है, मैंने आपको जैसे नाम दिया केंद्र सरकार, तो आपको समझ आना चाहिए कि सरकार की बात हो कुछ शुरू हुई है, लेकिन सरकार खुद कुछ नहीं करेगा। सरकार क्या करेगा, आरबीआई को कहेगा कुछ करने के लिए, तुम करो तुम करो। अभी देखिए क्या होता है, केंद्र सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 2016 में संशोधित की धारा 45 ZB के तहत एमपीसी गठित करने का अधिकार है। किसके पास अधिकार है, देखिए किसके पास अधिकार है, केंद्र सरकार के पास। लेकिन किस जो अधिनियम कौन सा है, वो है आरबीआई अधिनियम, मतलब आरबीआई अधिनियम से अब ये जो है एमपीसी गठित कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब बात ही क्या है कि उद्देश्य क्या है इसका, भाई एमपीसी क्यों गठित करोगे, जबरदस्ती गठित करोगे। केंद्र सरकार का मूड आ गया, हम आज जो है मेरे नींद में सपने में आया था कि एमपीसी गठित कर देते हैं, गठित कर देते हैं, ऐसा थोड़ा कुछ होता है। उद्देश्य होगा, कुछ कोई उद्देश्य होगा इस पे। और उद्देश्य क्या है, देखिए क्या है, आर्थिक समृद्धि के उद्देश्य को ध्यान रख करके आर्थिक समृद्धि। अब अपना समृद्धि करना है, आर्थिक समृद्धि किसका करना है, ये सब अलग बात है। पॉलिटिकल बेस मत सोचिएगा, है ना, देश के हिसाब से सोचिएगा। तो आर्थिक समृद्धि के उद्देश्य को ध्यान रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना, मूल्य स्थिरता को बनाए रखना है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब क्या है, सदस्य कौन कौन होते हैं एमपीसी में, सदस्य कौन कौन होते हैं, सवाल ये है, जवाब देते हैं। 6 सदस्य समिति होती है, 6 सदस्य होते हैं। कौन कौन होते हैं, आरबीआई के गवर्नर होते हैं, समिति का पदेन अध्यक्ष, मतलब ये जो है मेन, मतलब अध्यक्ष जो है पद के वही होते हैं। कौन, आरबीआई के गवर्नर। इतनी बात समझ में आ गई। तथा 5 अन्य सदस्य होते हैं। 5 अन्य सदस्य कौन कौन होते हैं, सर हमारे दोस्त भी एक हैं उसी में। अच्छा आपके दोस्त हैं, क्या करते हैं सर, वो तो जो है वो लोन देते हैं। किसको लोन देते हैं सर, वो ब्याज बांटते हैं 100 रुपये दे करके, 200 रुपये देकर। अच्छा ऐसा काम, तो वो जो एमपीसी में आ जाएंगे। अरे भाई कह दो अपना जो है जाकर के उसी अब करे। यहाँ बड़े बड़े लोग होते हैं, कौन कौन होते हैं ध्यान रखिएगा। 2 सदस्य कौन किसके होते हैं, आरबीआई होते हैं। और 3 सदस्य किसके होते हैं, केंद्र सरकार के होते हैं। ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार नियुक्त करता है 3 सदस्य को, और 2 सदस्य किसके होते हैं, आरबीआई को होते हैं। एक कौन होते हैं, आरबीआई गवर्नर। याद रखिएगा, एमपीसी से पूछ लिए तो क्या करेंगे, सर हमने सोचा था कि इंपॉर्टेंट नहीं। अच्छा आपको यूपीएससी बताएगा इंपॉर्टेंट क्या है, पढ़ो पढ़ो जल्दी पढ़ो, ऐसा नहीं होता भाई। देखिए मौद्रिक नीति निर्धारण पर मतदान। अब जब मौद्रिक नीति निर्धारण होगा तो उससे मतदान कैसे होगा, मतदान कौन करेगा, केवल जो है ये जो आरबीआई गवर्नर वही कर देंगे खटाक से, बस जो हो गया, जो सही मान ले सही मान ले, गलत मान ले गलत मान ले, ऐसा नहीं होता। देखिए क्या होता है, प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होता है। 6 लोग हैं ना, है ना, जो सदस्य हैं। अब देखिए आरबीआई के गवर्नर का जो है निर्णायक मत होता है, होगा एक ही, लेकिन जब सब दे लेंगे अपना वोट तब अभी निर्णायक देगा, ये होता है। उसके बाद क्या, बैठक वर्ष में कम से कम 4 बार, वर्ष में कम से कम 4 बार। सर एक ही रात में कर लेगा 4 बार ऐसा नहीं है, वर्ष में कम से कम 4 बार। बैठक के लिए कोरम कितने, 4 सदस्य होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि 2 ही लोग जाकर के अपना ताश पत्ता खेल रहे हैं। ताश पत्ता खेलेंगे सर, ऐसे क्यों, मतलब पैसा गड्डी गिरेंगे, अरे सर ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा। टाइम क्या हो भाई साहब, और आधा घंटा बीत गया था ना भाई। ये तो पॉलिटी पढ़ाना बल्कि आसान लग रहा था, ये तो बहुत टाइम ले रहा। अब ये रिपो रेट कितना कितना बड़ा है, एक बार देख लेते हैं। ये अच्छा चलो इस आर्टिकल खत्म कर देते हैं। परिवर्तनीय रेपो रेट, आ जाओ भाई देखते हैं क्या रेपो रेट, वेरिएबल रेपो रेट VRR, सर VRR VCR कर देते, मजा आ जाता, जबरदस्ती करवा देंगे। सुर्खियों क्यों है भाई, देखते हैं सुर्खियों क्यों है। बैंकिंग प्रणाली में तरलता की कमी को दूर करने के लिए, पॉइंट आ गया, क्या करने के लिए, तरलता की कमी को दूर करने के लिए, किसी बैंकिंग प्रणाली में करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने परिवर्तनीय रेपो रेट यानी वेरिएबल रेपो रेट के जरिए बैंक को 25,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं। कितना, 25,000 करोड़। सर हम लोग बस केवल सैलरी पे ही जिएंगे क्या, 90,000 कष्ट होता है ना, हजारों करोड़ों रुपए देख करके मन भी चलता है अभी से पढ़ते पढ़ते ही। सर ऐसा लगता है कि आपको याद रखिएगा, होता ना जब आपको आश्चर्य होना चाहिए। और 25,000 करोड़ मतलब क्या बड़ी बात है, ये VRR है ना, आप समझिए VRR का है क्या, ये इतनी बड़ी बात है तो हमको कुछ बात पता नहीं चल रही है, इससे क्या हो सकता है। सुनिए एक एक लाइन बड़े आराम सुनिएगा, वरना इकोनॉमी ऐसा उड़ जाएगा ना, पता भी नहीं चलेगा। देखिए ऐसे में आरबीआई एक दिन से अधिक की अवधि के लिए, आरबीआई एक दिन से अधिक की अवधि के लिए बैंकों को बाजार द्वारा निर्धारित
वीआरआर पर उधार लेने की अनुमति देता है। फिर से एक बार, ऐसे में क्या होता है, आरबीआई एक दिन से अधिक की अवधि के लिए बैंकों को बाजार द्वारा निर्धारित वीआरआर पर, बैंकों को बाजार द्वारा निर्धारित, ये ध्यान रखिएगा, निर्धारित वीआरआर पर उधार लेने की अनुमति देता है, जो आम तौर पर रेपो रेट से कम होता है। ध्यान रखिएगा, ये किससे रेट कम होता है, ये जो होता है रेपो रेट से कम होता है। मतलब कि इसी ध्यान रखिएगा कि ऐसे में क्या होता है, फिर से एक बार लाइन पूरा सा जो है क्लियर कर देते हैं। ऐसे में आरबीआई एक दिन से अधिक की अवधि के लिए, पहले ध्यान रखिए, एक दिन से अवधि के लिए बैंकों को बाजार द्वारा निर्धारित वीआरआर, मतलब वीआरआर बाजार द्वारा निर्धारित, ये भी ध्यान रखिएगा, पर उधार लेने की अनुमति देता है। ये तो बात ठीक है, जो आम तौर पर रेपो रेट से कम होता है, लेकिन रिवर्स रेपो रेट से कम नहीं, रेपो रेट से कम, रिवर्स रेपो। अब टेंशन होगा, सर ये रेपो रेट क्या है, रिवर्स, भाई इतना तो पढ़े होंगे ना, नहीं पढ़ेंगे फिर आगे चर्चा होगा। अब यही पढ़ाने लगे फिर तो समस्या, फिर तो इकोनॉमी पर तो बहुत समस्या हो जाए, करंट अफेयर पढ़ाना है ना। आप इतना नहीं पढ़ें तो अभी आप पॉज करके गूगल जाकर सर्च करके पढ़िए उसको, ठीक है। अब देखिए वीआरआर क्या है, वीआरआर के तहत एक दिन से अधिक और आमतौर पर 14 दिनों तक के लिए उधार लिया जाता है। एक दिन से अधिक मतलब एक दिन के लिए नहीं, एक दिन से अधिक और आमतौर पर 14 दिनों तक के लिए उधार लिया जाता है, ठीक है। और देखिए कभी कभी आरबीआई क्या है, कभी कभी आरबीआई अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाना चाहता है, तो क्या होगा, अगर आरबीआई अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाना चाहे तो क्या करेगा, लेकिन बैंक रेपो रेट पर आरबीआई से उधार लेने के इच्छुक नहीं होते। बैंक जो है रेपो रेट पर आरबीआई से उधार लेने के इच्छुक नहीं होते। ये तो आपके बैंक की अपनी समस्या है ना, कि वो नहीं लेना चाह रहे हैं कि रेपो रेट पे जो है हम उसे जो है उधार लें आरबीआई से, वो खुद ही नहीं लेना चाहते। क्यों, अब क्यों नहीं लेना चाहते, सवाल ये है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में ब्याज दरें पहले से ही कम होती है ना। इसके कारण क्या होता है कि आरबीआई को परिवर्तनीय रेपो दर का इस्तेमाल करना पड़ता है। आरबीआई क्या करना पड़ता है, परिवर्तनीय रेपो रेट, मतलब कि जब रेपो रेट पर नहीं ले रहे हैं तो भाई हम वेरिएबल वाला काम करेंगे कुछ। आरबीआई भी कुछ दिमाग लगाया ना, एक तो बैंक वाले सोच रहे हैं, देखो होता क्या है, एक तरफ क्या है ना, एक तरफ है आरबीआई, एक तरफ क्या है आरबीआई, है ना। ये आरबीआई क्या है कि अर्थव्यवस्था देख रही है, लेकिन बैंक क्या है, बैंक तो अपना देखेंगे ना भाई, पहले तो अपना फायदा देखेंगे ये ना, कहेंगे हम अर्थव्यवस्था सुधारेंगे पहले से ही। अर्थव्यवस्था जो सुधारने का काम है, स्थिरता बनाए रखने का काम है, ये आरबीआई का है, बैंकों का नहीं है। बैंक आरबीआई तो बैंक के माध्यम से नियंत्रण करता है चीज़ों को, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और जब ये चीज़ क्लियर रहेगा तो आपको ये बात समझ में आएगा कि बैंक हमेशा फायदे के लिए काम करेंगे। अब जब फायदे के लिए काम करेंगे तो आरबीआई तो चाहता है कि जो है अर्थव्यवस्था में जो है तरलता बढ़े, अर्थव्यवस्था तरलता बढ़ाना चाहता है आरबीआई, लेकिन ये जो बैंक है ना, ये आरबीआई से बैंक रेट पर ले ही नहीं, मतलब आरबीआई से रेपो रेट पर ले ही नहीं रहे ऋण या पैसा। अब जब नहीं ले रहा है तो फिर क्या करता है आरबीआई, रेपो रेट की जगह क्या लगा देता है, ये वेरिएबल रेपो रेट लगा देता है, तब कुछ इधर उधर करता, फिर अपना होता है काम, है ना। तो इतना जब आप समझेंगे तब और मजा आएगा इकोनॉमिक पढ़ने में। चलिए उसके बाद क्या है कि इसके विपरीत रेपो रेट आरबीआई द्वारा, देखो रेपो रेट आरबीआई द्वारा तय दर है जिस पर बैंक आरबीआई से धन उधार लेते हैं, जिस पर बैंक क्या है आरबीआई से धन उधार लेते हैं, ठीक है। अब यह वास्तव में बैंकिंग प्रणाली में अल्पावधि के लिए लिक्विडिटी, नकदी या तरलता की आपूर्ति करने का एक जरिया है। कितने, बैंक प्रणाली में अल्पावधि के लिए, मतलब कम समय के लिए जब लिक्विडिटी की आपूर्ति करना हो उसके लिए जो है वीआरआर लाया जाता है। ऐसा नहीं हमेशा के लिए है, ठीक है ना। हमेशा के लिए क्या यूज होता है, रेपो रेट होता है। देखो अभी लिखा भी है, देखिए ये देखिए कि आरबीआई द्वारा यहाँ पर कि रेपो रेट आरबीआई द्वारा तय दर है, लेकिन जब अब नहीं ले रहा है इसी में तो क्या करे जाए, फिर वेरिएबल लाना पड़ता है, कुछ तो दिमाग लगाएंगे भाई, तो ऐसी स्थिति यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसी तरह बाजार में अतिरिक्त नगदी या लिक्विडिटी को वापस लेने के लिए, क्या अतिरिक्त नगदी या लिक्विडिटी को वापस लेने के लिए आरबीआई द्वारा वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट का उपयोग किया जाए। अब इसी का उल्टा भी करना होता तब भी वेरिएबल लाना पड़ता है। मतलब क्या, मतलब ये ध्यान रखिए कि जब वेरिएबल लग जाए रेपो रेट में और रिवर्स रेपो रेट में, जब वेरिएबल शब्द जुड़ जाए, इसका मतलब ये जो चीज़ फिक्स है उसमें काम नहीं बन रहा है आरबीआई को, तब आरबीआई क्या करता है, वेरिएबल यूज करता है। बस इतना ही है,
है ना। तो आरबीआई द्वारा क्या होता है, वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये रहे कुछ भाई साहब आपका एक आर्टिकल। देख रहे हैं कितना टाइम लगा पढ़ाने में। अब ये आर्टिकल देखिए ये भी खूब बड़ा है, मतलब टाइम लगेगा डिस्कस करने में। तो आज के लिए टाइम तो कुछ ज़्यादा हो गया, 35 मिनट हो गए। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी जो है कल मिलेंगे। प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र को उधार पीएसएल संबंधी मानदंड में संशोधन, रिवाइज्ड प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।